नमस्कार। सुन लो यूपीएससी की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आईजीएनओ के मॉडर्न सोसाइटी कोर्स की एक बेहद अहम यूनिट 25 पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूनिट का नाम है नए ऐतिहासिक संदर्भ में जातियों का अध्ययन, स्टडिंग कास्ट्स इन द न्यू हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। और ये यूनिट यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कितनी ज़रूरी है ये शायद बताने की ज़रूरत नहीं। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए। बिल्कुल, और सिर्फ मेंस ही नहीं बल्कि निबंध और इंटरव्यू के लिए भी एक ठोस समझ बनाने में ये यूनिट बहुत मदद करती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट के हर पहलू को बिल्कुल शुरू से आखिर तक विस्तार से समझें। हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियल रूल के दौरान जाति व्यवस्था ने कैसे नए रूप लिए। हाँ, और इस पर अलग अलग लोगों के मतलब विद्वानों के, समाज सुधारकों के, राष्ट्रवादियों के और डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे। और सबसे बड़ी बात, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जाति सिर्फ एक सामाजिक चीज नहीं रही बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक शक्ति भी बनी। तो उम्मीद है कि इस चर्चा के अंत तक श्रोतागण उपनिवेशवाद के तहत जाति व्यवस्था के जटिल विकास को, अलग अलग दृष्टिकोणों को और भारतीय राजनीति में इसकी भूमिका को अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक यात्रा को। यूनिट की शुरुआत होती है सेक्शन 25.0 प्रस्तावना से। इसमें बताया गया है कि जाति का अध्ययन हमेशा से ही काफी विवादास्पद रहा है। हाँ बिल्कुल, इस पर इतनी किताबें लिखी गई हैं, इतनी राजनीतिक बहसें हुई हैं कि कोई हिसाब ही नहीं। और जो मुख्य बहस है वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है कि जाति क्या है। क्या ये उपनिवेशवाद से पहले जो व्यवस्थाएं थीं उन्हीं का कंटिन्यूएशन है या फिर ये अंग्रेजों के आने के बाद उनके प्रभाव का नतीजा है? सही। इसी बहस में एक बड़ा नाम आता है लुई ड्यूमोंट का। उनकी किताब थी होमो हायरार्किकस। उन्होंने कहा कि जाति का मूल आधार है पवित्रता और अपवित्रता, मतलब प्योरिटी और पोल्यूशन की अवधारणा। अच्छा। और उनके हिसाब से जाति भारतीय संस्कृति का कह सकते हैं कि कोर एलिमेंट है, एक स्थिर, प्राचीन यानी ओरिएंटल, ब्राह्मणीय मूल्यों पर आधारित व्यवस्था। लेकिन इस विचार की आलोचना भी तो हुई है ना? हाँ, जाहिर है। खासकर निकोलस डग्स जैसे विद्वानों ने ड्यूमोंट को चैलेंज किया। उन्होंने निर्वंश विज्ञान मतलब एथनोग्राफी और पुराने ग्रंथों के साक्ष्यों का हवाला दिया। उन्होंने क्या तर्क दिया? उनका कहना था कि ड्यूमोंट ने ब्राह्मणों और ब्राह्मणीय ग्रंथों को जरूरत से ज्यादा अहम मान लिया है। असल में शक्ति संबंध मतलब पावर रिलेशंस और संसाधनों पर नियंत्रण ज्यादा मायने रखता था। ब्राह्मण तो ज्यादातर कर्मकांडी विशेषज्ञ थे, मतलब रिचुअल स्पेशलिस्ट। तो डर्क्स का मुख्य तर्क ये था कि ये जो हम जाति आधारित भारत का एक ब्राह्मणीय मॉडल देखते हैं वो असल में ब्रिटिश प्राच्यविदों और मानव शास्त्रियों का आविष्कार था। हाँ, कुछ हद तक। डग्स ने अपनी किताब कास्ट्स ऑफ माइंड जो 2001 में आई, उसमें ये बात और विस्तार से कही। लेकिन यहाँ एक न्यूआंस है, एक बारीकी है। वो क्या? डग्स ये नहीं कह रहे हैं कि जाति अंग्रेजों से पहले थी ही नहीं। उनका कहना था कि अंग्रेजों ने इसे भारत को समझने का एकमात्र अद्वितीय सूचकांक बना दिया। अच्छा, मतलब भारत की सारी विविध सामाजिक पहचानों को सिर्फ जाति के खांचे में फिट कर दिया गया। बिल्कुल, और उससे एक यूनिफॉर्म मतलब एक समान और सर्वव्यापी संरचना बना दिया। उन्होंने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद ने जानबूझकर सांस्कृतिक रूपों और सामाजिक संस्थाओं जैसे कि जाति का पुनर्निर्माण किया। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? ताकि यूरोपीय आधुनिक और उपनिवेशित एशियाई पारंपरिक के बीच एक साफ अंतर पैदा किया जा सके। इस प्रक्रिया में तथाकथित भारतीय परंपराओं का अवमूल्यन भी हुआ और उनमें बदलाव भी आया। और जाति को भारत का आध्यात्मिक सार मतलब स्पिरिचुअल एसेंस मान लिया गया। हाँ, और इस तरह ये दिखाया गया कि देखो जातिग्रस्त भारतीय समाज कितना अलग है यूरोपीय नागरिक समाज से। ये थी औपनिवेशिक आधुनिकता की चाल डर्क्स के अनुसार। लेकिन क्या डर्क्स की इस बात से सब सहमत थे? क्या ये कहना कि जाति सिर्फ अंग्रेजों की देन थी सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर्क्स के तर्क की भी आलोचना हुई है। आलोचकों का कहना है कि डर्क्स ने ब्राह्मणों और ब्राह्मणीय व्यवस्था के महत्व को कम करके आंका है। किस आधार पर? ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर। आप वेद देखिए, महाकाव्य, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, पुराण, कर्मकांड के तरीके, यहाँ तक कि पेशवा काल की दंड प्रणाली, इन सब में जाति और ब्राह्मणों का जिक्र और प्रभाव दिखता है। और सिर्फ पुराने ग्रंथ ही क्यों, ब्राह्मण विरोधी जो सुधारक आंदोलन हुए वो भी तो इसी व्यवस्था के खिलाफ थे।
सही बात है। और आज भी समकालीन भारतीय सामाजिक जीवन में जातिगत पहचान कितनी मजबूत है, ये हम सब देखते हैं। तो ये कहना कि ये सब सिर्फ अंग्रेजों का किया धरा है, शायद इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं लिखाता। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि उपनिवेशवाद से पहले गैर जातिगत पहचाने भी थी, लोगों के जुड़ाव के और भी तरीके थे। बिल्कुल, लेकिन साथ ही जाति पहचान का एक विशिष्ट चिन्हक, एक मार्कर भी थी, और समाज को समझने का एक प्रचलित रूपक, मतलब मेटाफर भी थी। तो अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया? क्या उनके अपने हित थे इसमें? हाँ, बिल्कुल थे। एक तरफ वो ब्राह्मणवादी अत्याचार की निंदा करके अपने शासन को, अपने सभ्य बनाने के मिशन को जायज ठहरा सकते थे। अच्छा। मतलब देखो, हम कितने अच्छे हैं, हम इन अत्याचारों से तुम्हें बचा रहे हैं आप। हाँ, कुछ वैसा है। और दूसरी तरफ समाज में उथल-पुथल ना हो, अराजकता ना फैले, इसके लिए इसी जाति पदानुक्रम को, हायरार्की को मजबूत करना भी उनके हित में था, एक बांध की तरह। ये तो बड़ा दोहरा रवैया था। इस पॉइंट 2 पर प्राच्यविदों यानी ओरिएंटलिस्ट्स की जाति संबंधी धारणा। हाँ, ये ओरिएंटलिस्ट्स कौन थे और इनका क्या रोल था? ये वो यूरोपीय विद्वान थे जो पूर्वी संस्कृतियों, भाषाओं और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। औपनिवेशिक भारत को समझने का काम एक तरह से इन्हीं प्राच्यविदों ने शुरू किया। कैसे? उन्होंने भारत का एक संज्ञानात्मक मानचित्र, मतलब कॉग्निटिव मैप बनाया। और ये मैप किस आधार पर बना? पंडितों द्वारा समझाए गए ग्रंथों के आधार पर। और इनका मॉडल क्या था? भारत को समझने का इनका फ्रेमवर्क क्या था? इनका मुख्य मॉडल था मनुस्मृति पर आधारित वर्ण व्यवस्था वाला ब्राह्मणवाद। मनुस्मृति, इसका तो बहुत जिक्र आता है। हाँ, और विलियम जोन्स, जो एक बड़े प्राच्यविद थे, उन्होंने 1794 में मनुधर्म शास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अच्छा, 1794 में? जी। इसमें क्या था? वर्णों के सामाजिक कर्तव्य, राजा के कर्तव्य, अलग अलग जातियों के बीच यौन संबंध, कर्मकांड, ये सब बातें। और ये किताब एक तरह से वर्णाश्रम धर्म के आधार पर भारतीय परंपरा की कल्पना करने का मुख्य आधार बन गई। लेकिन क्या ये सही था? मतलब सिर्फ एक ग्रंथ के आधार पर पूरे भारतीय समाज को समझ लेना? यही तो आलोचना है। इस बात पर सवाल उठाए गए कि कैसे आप एक अकेले रूढ़िवादी ब्रह्मांडीय पाठ के आधार पर पूरे भारत के सामाजिक संबंधों को संहिताबद्ध, मतलब कोडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी तो प्राच्यविद थे, जेम्स मिल का नाम भी आता है। हाँ, जेम्स मिल ने अपनी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जाति को पुरोहितवाद पर आधारित माना और कहा कि ये प्राच्य निरंकुशता यानी ओरिएंटल डिस्पोटिज्म के लिए बिल्कुल अनुकूल व्यवस्था है। और मैक्स मूलर, उनका क्या नजरिया था? मैक्स मूलर ने भी ग्रंथों पर ही जोर दिया, लेकिन उन्होंने वैदिक काल की जाति और बाद के, उनके हिसाब से पतित काल की जाति में अंतर किया। वो मानते थे कि भारत की असली आत्मा तो वैदिक युग में थी। तो का निष्कर्ष क्या निकला? इनका निष्कर्ष यही था कि हिंदू समाज एक तरह से एक अपरिवर्तनीय, पदानुक्रमित और ब्राह्मणीय मूल्य प्रणाली का शिकार है, विक्टिम है। और इस बात पर बार बार जोर देने से क्या हुआ? समाज और ज्यादा जाति जागरूक हो गया, मतलब कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ गई। और औपनिवेशिक राज्य का इसमें क्या स्वार्थ था? राज्य का उद्देश्य सीधा साधा था, उन्हें प्रशासन चलाना था, टैक्स वसूलना था, पुलिसिंग करनी थी। इसके लिए उन्हें डेटा चाहिए था, जानकारी चाहिए थी। और ये जानकारी कहाँ से मिलती? उन्हें साक्षर ब्राह्मणों या फिर लिपिक वाणिज्यिक तबकों पर निर्भर रहना पड़ता था, और उन्होंने शास्त्रों को ही देशी कानून और रिवाज का आधिकारिक स्रोत मान लिया। और जाहिर है इन सूचना देने वालों ने, मतलब पंडितों और जानकारों ने, भारत को सदियों पुराने ब्राह्मणीय मूल्यों वाली भूमि के रूप में ही पेश किया होगा। बिल्कुल। हालांकि 19वीं सदी तक आते आते कुछ प्राच्यविदों को शक भी होने लगा था। वो पुरोहित ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण तो मानते थे, लेकिन साथ ही उन्हें एक हानिकारक शक्ति के रूप में भी देखते थे। अच्छा, एक और बात इसमें जोड़ी गई है, स्थानीय अभिजात वर्ग का लाभ। मतलब? हाँ, जैसे तमिलनाडु में जमींदारों ने क्या किया, उन्होंने अपने श्रेष्ठ वर्ण और जाति के दावों का इस्तेमाल किया अंग्रेजी अदालतों और राजस्व अधिकारियों से निपटने के लिए। मतलब अपनी ऊंची जाति बताकर फायदा उठाया। एक तरह से हाँ। और अंग्रेज अधिकारी भी समाज में स्थिरता बनाए रखने के लिए जाति स्थितियों और तथाकथित दैवीय परंपराओं पर जोर देते थे। तो दोनों का काम चल रहा था। ये तो थी प्राच्य वेदों की बात, जो ज्यादातर ग्रंथों पर आधारित थी। लेकिन फिर मानव शास्त्रियों का दौर आया। सेक्शन 25.3 इसी पर है। हाँ, 1857 के विद्रोह के बाद मानव शास्त्र का महत्व और बढ़ गया। अकादमिक जगत में भी नए रुझान आ रहे थे, जिसने नृवंश विज्ञान संबंधी जिज्ञासा को बढ़ाया, मतलब लोगों को, समुदायों को करीब से जानने की इच्छा। तो इन नृवंश विज्ञानियों ने क्या किया? इन्होंने जातियों, जनजातियों और उनके रीति रिवाजों पर नए तरह के संकलन, मतलब कंपाइलेशंस तैयार किए।
ये फील्ड में जाकर जानकारी जुटाते थे या जुटाने का दावा करते थे। कुछ प्रमुख नाम? जैसे W.W. हंटर, वो 1869 में भारत सरकार के सांख्यिकी महानिदेशक बने। उन्होंने गैजेटियरों की एक पूरी श्रृंखला निकाली। गैजेटियर, उसमें क्या होता था? उसमें स्थानीय जातियों और जनजातियों का पूरा विवरण होता था। उनके विवाह के तरीके, रिश्तेदारी, अंतिम संस्कार के नियम, पहनावा, वो कहाँ-कहाँ फैले हैं और वो ब्राह्मणीय मूल्यों का कितना पालन करते हैं। उनकी एक मशहूर किताब है एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल, 1868। और कौन थे? M.A. शेरिंग का भी जिक्र है। हाँ, शेरिंग ने हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट्स 1872 लिखी। उन्होंने भी मनु और वर्ण श्रेणियों को ही आधार माना। उनके लिए जाति का मतलब था लोगों का रिकॉर्ड, भारतीय समाज के बारे में सारी जरूरी जानकारी का केंद्र। लेकिन सबसे विवादास्पद नाम शायद H.H. रिस्ले का है। हाँ, बिल्कुल, हर्बर्ट होप रिस्ले। उनकी किताबें थीं द ट्राइब्स एंड कास्ट्स ऑफ बंगाल 1891 और द पीपल ऑफ इंडिया 1901। रिस्ले ने जाति के नस्लीय आधार पर बहुत जोर दिया। नस्लीय आधार मतलब रेस? हाँ, रेस। उन्होंने मानव मिति यानी एंथ्रोपोमेट्री का इस्तेमाल किया, लोगों के शारीरिक माप लेना, खासकर खोपड़ी और नाक का। उनका मानना था कि भारत में जातियों के बीच कठोर अंतर्विवाह होता है, मतलब शादी अपनी ही जाति में होती है, इसलिए यहाँ नस्लीय शुद्धता बची हुई है और नस्लीय सिद्धांतों को टेस्ट करने के लिए भारत एक बेहतरीन प्रयोगशाला है। ये तो सुनने में बहुत अजीब और खतरनाक लग रहा है। क्या सब इससे सहमत थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। विलियम क्रूग जैसे मानवशास्त्री ने इस बात पर सवाल उठाया कि क्या जाति को सिर्फ नस्ल तक सीमित कर देना सही है। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक मानदंड मतलब ऑक्यूपेशन शायद ज्यादा व्यापक और सटीक सूचकांक हो सकता है। और डेंजिल इबेटसन, उन्होंने पंजाब पर काम किया था। हाँ, इबिटसन ने पंजाब कास्ट्स में दिखाया कि पंजाब में ब्राह्मणों की भूमिका उतनी केंद्रीय नहीं थी। वहाँ राजपूत और जाट जैसी जातियों के लिए व्यवसाय और राजनीतिक शक्तियां संसाधनों तक पहुंच ज्यादा मायने रखती थी। व्यवस्था सिर्फ 4 वर्णों पर आधारित नहीं थी। तो मतलब अंग्रेज मानव शास्त्रियों में भी काफी मतभेद थे। कोई एक औपनिवेशिक नजरिया नहीं था। सही कहा। ये मानना गलत होगा कि सभी अंग्रेज एक ही तरह से सोचते थे। कभी कभी उनके लिए नस्ल जाति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती थी। लेकिन हाँ, इन सब अध्ययनों का, इन संकलनों का व्यावहारिक उपयोग बहुत था। किसके लिए? प्रशासकों के लिए, पुलिस के लिए, राजस्व अधिकारियों के लिए और सेना में भर्ती करने वालों के लिए ये संदर्भ ग्रंथ की तरह काम करते थे। उन्हें पता चलता था कि कौन सी जाति लड़ाकू है, कौन सी अपराधी, कौन सी वफादार। समझ गया। मतलब ज्ञान का इस्तेमाल शासन को मजबूत करने के लिए हो रहा था। अब आते हैं सेक्शन 25.4 पर, जातियों की गणना, इन्यूमरेटिंग कास्ट्स। यहाँ जनगणना यानी सेंसस की भूमिका आती है। हाँ, 1871-72 से जब नियमित जनगणना शुरू हुई तो ये सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने का काम नहीं था। इसने जाति की जो शाही विचारधारा थी उसको और ठोस बनाया, उसको समेकित किया। कैसे? क्या सब सहमत थे कि जाति के आधार पर ही गिना जाए? इस बात पर तो आम सहमति थी कि भारत की इतनी विविध जनसंख्या को वर्गीकृत करने मतलब क्लासिफाई करने के लिए जाति ही मूल आधार होनी चाहिए। लेकिन कैसे किया जाए, इस प्रक्रिया पर काफी मतभेद थे। जैसे रिस्ले ने 1901 की जनगणना में एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने जातियों को सामाजिक वरीयता यानी सोशल प्रेसिडेंस के आधार पर व्यवस्थित करने की कोशिश की। मतलब कौन सी जाति सामाजिक पायदान पर ऊपर है, कौन सी नीचे। ओह, इसका नतीजा क्या हुआ होगा? नतीजा विस्फोटक हुआ। अचानक से ढेरों जाति संघ बन गए, कास्ट एसोसिएशंस उभर आईं। हर कोई अपनी जाति के लिए सरकारी रिकॉर्ड में ऊंचा दर्जा मांगने लगा, अर्जियां दी जाने लगी, सभाएं होने लगी। मतलब जनगणना ने एक तरह से जातिगत राजनीति को हवा दे दी। 1931 के बाद जनगणना में जाति का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। लेकिन शुरुआती जनगणनाओं में क्या तरीके अपनाए गए थे 1871, 1881 में? शुरू में वर्ण वर्गीकरण का इस्तेमाल किया गया। मतलब ब्राह्मण सबसे ऊपर, फिर क्षत्रिय, वैश्य और ज्यादातर बाकी शूद्र। इसमें क्या दिक्कतें आई? बहुत दिक्कतें थी। एक तो क्षेत्रीय स्तर पर बहुत भिन्नता थी, वर्ण व्यवस्था हर जगह एक जैसी नहीं थी। दूसरा, असल जातियों को इन 4 वर्णों से जोड़ना बहुत मुश्किल था। तीसरा, जो प्रभावशाली जातियां थीं वो कोई अखिल भारतीय नहीं थीं, क्षेत्रीय थीं। और चौथा, लोगों के जो व्यावसायिक नाम थे वो भी अक्सर भ्रामक होते थे। तो फिर 1881 की जनगणना में क्या बदलाव आया? 1881 में तय हुआ कि सिर्फ बड़ी जातियां जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा हो को ही वर्गीकृत किया जाएगा और उन्हें वर्णानुक्रम मतलब अल्फाबेटिकली लिस्ट किया जाएगा,
ताकि रैंकिंग का झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी प्रशासन के लिए तो वर्गीकरण चाहिए था। हाँ, प्रशासनिक जरूरतें थी, सेना में भर्ती करनी है, सामाजिक व्यवस्था देखनी है, कृषि नीति बनानी है, अदालतों में फैसले देने हैं। तो जातियों को मोटे मोटे ब्लॉकों में समूहित किया गया और पाया गया कि ये जाति समूह तो बहुत फैले हुए हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। फिर 1891 में? हाँ, 1891 में वर्ण वाला तरीका औपचारिक रूप से छोड़ दिया गया और व्यावसायिक मानदंडों को अपनाया गया। इस पर नेसफील्ड और इबेटसन जैसे लोगों का प्रभाव था। नेसफील्ड का सिद्धांत क्या था? नेसफील्ड का मानना था कि पहले वंश आधारित जनजातीय समूह थे, जो धीरे धीरे व्यवसायों के आसपास बड़े समूहों या जातियों में एकीकृत हो गया। तो उन्होंने 6 बड़ी व्यावसायिक श्रेणियां बनाई। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चला। 1901 में रिजले वापस आ गए अपने आइडिया के साथ। हाँ, रिस्ले ने 1901 की जनगणना का नेतृत्व किया और उन्होंने नेसफील्ड की आलोचना की। रिस्ले का फोकस वापस नस्ल और मानवमिति पर आ गया। वही नाक की चौड़ाई वाला सिद्धांत। हाँ, बिल्कुल। उनका मानना था कि अंतर्विवाह ने नस्लीय मिश्रण को रोका है और उन्होंने रैंकिंग के लिए ब्राह्मणीय सूचकांकों का भी इस्तेमाल किया। ब्राह्मणीय सूचकांक मतलब ये देखना कि कौन सी जाति किसके हाथ का खाना पानी स्वीकार करती है, कौन अपने कर्मकांडों में ब्राह्मणों का इस्तेमाल करती है और कर्मकांडीय रूप से ब्राह्मणों से कितनी नजदीक या दूर है। और जैसा आपने बताया, इस रैंकिंग की कोशिश से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। हाँ, बहुत हंगामा हुआ। इसके बाद 1911 की जनगणना ने जानकारी तो इकट्ठा की, लेकिन रैंकिंग छोड़ दी और 1931 में तो जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल ही बंद कर दिया गया। तो ये था जनगणना का किस्सा, जिसने अनजाने में ही सही जाति को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया। अब रुख करते हैं भारतीयों की तरफ। सेक्शन 25.5 राष्ट्र निर्माण में जाति। जी, अब तक हमने देखा कि अंग्रेज कैसे जाति को देख और इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भारतीय खुद जाति को कैसे समझ रहे थे? राष्ट्रवादी, समाज सुधारक, उनका क्या नजरिया था? हाँ, क्योंकि जाति की धारणा का एक स्वदेशी पक्ष भी तो था। बिल्कुल। और जब भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर रहा था, तो जाति एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई। बहस ये थी कि क्या जाति अच्छी है या बुरी? क्या ये राष्ट्रवाद में बाधक है या सहायक? क्या जातियों की सामूहिक पहचान को कोई नया रूप दिया जा सकता है? तो मोटे तौर पर क्या दृष्टिकोण उभर कर आए? 2 व्यापक दृष्टिकोण थे। एक, जो जाति को विभाजनकारी और हानिकारक संस्था मानता था, जो राष्ट्र बनने में रुकावट डाल रही है। और दूसरा वो, जो जाति को वर्ण व्यवस्था या एक आध्यात्मिक और नैतिक व्यवस्था की विचारधारा के रूप में देखता था। इसे राष्ट्रीय शक्ति का स्रोत और भारतीय सभ्यता का सार या एसेंस मानता था। चलिए पहले समाज सुधारकों की बात करते हैं। हाँ, देखिए, एक तरफ तो पारंपरिक विद्वान थे, जो ब्राह्मणवाद का बचाव करते थे और वर्ण आधारित सामाजिक पदानुक्रम को ही भारतीय सभ्यता का सार मानते थे। लेकिन सुधारक इससे सहमत नहीं थे, जैसे राजा राम मोहन राय। सही। राजा राम मोहन रॉय 1772 से 1833 ने पुराने ग्रंथों की आलोचनात्मक परीक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बहुदेववादी हिंदू पूजा पर हमला किया और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से जाति की वैधता को भी चुनौती दी। और उनके बाद ब्रह्मो समाज 1828। ब्रह्म समाज ने तो एक नए सार्वभौमिक जाति विहीन धर्म की वकालत की। हालांकि विडंबना यह है कि वो खुद ही बाद में एक तरह का अंतर्विवाही समुदाय बन गया। अच्छा, और 19वीं सदी के अंत में भी इस पर काफी बहस हुई। हाँ, इंडियन सोशल रिफॉर्मर जैसे प्रकाशनों में खूब बहसें हुई। फिर धार्मिक पुनरुत्थानवादी सुधारक आए, जैसे दयानंद सरस्वती और आर्य समाज 1875, विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन 1897। इनका क्या नजरिया था? ये सब भारत को तर्क और नैतिकता के सार्वभौमिक मानकों वाला बनाना चाहते थे। इन्होंने भी सीधे सीधे जाति पर हमला शायद न किया हो, लेकिन ब्राह्मणों के ज्ञान पर एकाधिकार, बाल विवाह, अस्पृश्यता की उत्पत्ति जैसे मुद्दों को उठाकर अप्रत्यक्ष रूप से जाति व्यवस्था की आलोचना की। लेकिन क्या इन्होंने पवित्रता, पदानुक्रम जैसे मूल्यों को पूरी तरह नकार दिया? नहीं, पूरी तरह नहीं। पवित्रता, पदानुक्रम और नैतिक समुदाय के मूल्यों को इन्होंने बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि इनके नए आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित भारत के विजन में भी पारंपरिक वर्ण व्यवस्था के रूप और मूल्य बदले हुए रूप में ही सही बने रहने थे। अब बात करते हैं शुरुआती राष्ट्रवादियों की। जी। 25.52 इनमें एम.जी. रानाडे का नाम आता है। हाँ, महादेव गोविंद रानाडे 1842-1901। उन्होंने 1887 में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। इसका मकसद था भारतीयों को अपने मूल्यों और व्यवहार को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित करना। और इनका मुख्य एजेंडा क्या था? मुख्य उद्देश्य था जाति की बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाना।
वे प्रबुद्ध सामाजिक उत्थान मतलब एनलाइटेंड सोशल अपलिफ्टमेंट के आदर्श में विश्वास रखते थे। क्या वो जाति की हर चीज को बुरा मानते थे? नहीं, ऐसा नहीं। वो अस्पृश्यों के उत्थान और उच्च जाति के हिंदुओं, खासकर महिलाओं की स्थिति में सुधार के पक्ष में थे। लेकिन उनके विचारों पर पश्चिमी नृवंश विज्ञान और यूजेनिक्स का भी प्रभाव दिखता है। कुछ लोग जैसे टीवी वासवानी तो आर्यन नस्लीय प्रतिभा की बात भी करते थे। तो रानडे जाति को एक राष्ट्रीय समस्या मानते थे। हाँ, वो इसे विदेशी और दास्तापूर्ण संस्था कहते थे, जो राष्ट्र के नैतिक और राजनीतिक पुनरुत्थान में बाधक है। लेकिन सभी राष्ट्रवादी ऐसा नहीं सोचते थे। तिलक जैसे चरमपंथी नेताओं का क्या रुख था? बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1920 जैसे नेता तत्काल स्वराज के लिए उग्र आंदोलन चाहते थे। वो राष्ट्रवाद को एक सामूहिक, नैतिक, आध्यात्मिक और नस्लीय सार की अभिव्यक्ति मानते थे। और सामाजिक मामलों में? सामाजिक और आध्यात्मिक मामलों में वो काफी रूढ़िवादी थे। वो जातिगत बुराइयों के खिलाफ सुधारवादी चुनौती को राष्ट्रीय आस्था पर हमला और दैवीय रूप से अनिवार्य मानकों के लिए चुनौती मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के मंच से ऐसे विभाजनकारी मुद्दे उठाए जाएं जो स्वराज के लक्ष्य से ध्यान भटकाएं। इसी बीच जनगणना के जवाब में बहुत सारे जाति सम्मेलन और संघ भी उभरे। 2553। हाँ, बिल्कुल। 1880 से 1930 के दशक के बीच ये बहुत तेजी से हुआ। जनगणना ने जैसे उन्हें एक पहचान और एक मंच दे दिया। किस तरह के संघ थे ये? क्षेत्रीय संघ थे, लिपिक जातियों के, व्यापारिक समुदायों के, कृषक जातियों के। कुछ तथाकथित निम्न जातियों के संघ भी बने, जैसे तमिलनाडु में नाडार या शनार समुदाय। इनके नेता क्या चाहते थे? जो शिक्षित और समृद्ध नेता थे, उन्होंने अपनी जातियों पर लगे अशुद्ध और पिछड़े होने के लांछन का विरोध किया। उन्हें चिंता थी कि जाति और वर्ण स्थिति की जो सरकारी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसका इस्तेमाल राज्य सेना भर्ती या चुनावी निर्वाचन क्षेत्र बनाने जैसे कामों में कर सकता है। तो उनकी रणनीति क्या थी अपनी छवि सुधारने के लिए? उन्होंने दोहरा दांव खेला। एक तरफ पश्चिमी नैतिक परंपराओं का हवाला दिया, संयम, शिक्षा, सुधार। दूसरी तरफ पारंपरिक धार्मिक वर्ण शुद्धता के मानदंडों का भी इस्तेमाल किया। जैसे संयम पर जोर देना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन या विरोध, स्थिति के अनुसार विवाह की आयु बढ़ाना, मंदिर वेश्यावृत्ति का उन्मूलन, अश्लील महिला नृत्य के खिलाफ अभियान चलाना। इन सब चीजों से वो दिखाना चाहते थे कि उनका समुदाय सम्मानजनक है। और ये दलित जातियों के उत्थान की योजनाओं से कैसे जुड़ा? हाँ, जो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन दलित जातियों के उत्थान की बात कर रहा था, या आर्य समाज जो शुद्धि आंदोलन चला रहा था, इन जाति संघों ने खुद को उनसे जोड़ा। शुद्धि आंदोलन का मकसद क्या था? मकसद था आर्य समुदाय की संख्यात्मक और नृवंश विज्ञान संबंधी शक्ति को बढ़ाना। लेकिन उनका जो एक उत्कृष्ट पवित्र समुदाय का आदर्श था, वो जाति के प्रति पूरी तरह शत्रुतापूर्ण नहीं था। तो उनकी जाति की आलोचना किस तरह की थी? उनकी आधुनिकीकरण वाली आलोचना मुख्य रूप से इस विचार को चुनौती देती थी कि ज्ञान और अनुष्ठान का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। वो एक शुद्ध जाति व्यवस्था की वकालत करते थे, जो खून या जन पर नहीं बल्कि अनुयायियों की नैतिक समानता पर आधारित हो। इस तरह की भाषा और विचारधारा ने समुदाय के उत्थान के लिए तरीके और रणनीतियां प्रदान की। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जो जाति का बचाव कर रहा था, हिंदू राष्ट्रवादी 2554। हाँ, बिल्कुल। ये वो लोग थे जो नस्ली गौरव, खून और राष्ट्रीयता के संबंधों पर जोर देते थे और भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण का विरोध करते थे। क्या वो जाति की किसी बुराई को नहीं मानते थे? वो समकालीन सामाजिक जीवन में जाति की कुछ विशेषताओं जैसे अस्पृश्यता की निंदा तो करते थे, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि जाति अपने असली शुद्ध रूप में हिंदू धर्म की आत्मा के लिए जरूरी है। ये राष्ट्रीय अतीत से मिली उच्च नैतिक मूल्यों की विरासत है। विवेकानंद का उदाहरण दिया गया है। हाँ, विवेकानंद ने अस्पृश्यों और अन्य दमित जातियों के साथ होने वाले दमनकारी व्यवहार की निंदा की, लेकिन फिर भी उन्होंने जाति और वर्ण पदानुक्रम को एक प्राकृतिक व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया। और जी.के. गोखले? गोपाल कृष्ण गोखले 1866 से 1915 जैसे नेता हिंदुओं की घटती संख्या को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि निम्न जातियों को मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म प्रचारक आसानी से अपनी ओर खींच रहे हैं, जो हिंदू कमजोरी और नस्ली पतन का संकेत है। और जब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन 1931 में अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, तब तो हिंदू राष्ट्रवादियों की चिंताएं और बढ़ गईं। उन्हें हिंदू प्रतिनिधित्व और चुनावी गणित की फिक्र सताने लगी।
खासकर पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों में जहां मुस्लिम आबादी काफी थी। तो उन्होंने क्या किया? हिंदू महासभा और दूसरे हिंदू पुनरुत्थानवादी संगठनों ने अस्पृश्यों और आदिवासियों के बीच अपने शुद्धिकरण अभियान और तेज कर दिए। कैसे करते थे ये शुद्धिकरण? उन्हें जनेऊ पहनाकर, मान्यता प्राप्त जाति और वर्ण के टाइटल देकर, मतलब हिंदू पहचान के चिन्ह प्रदान करके, ताकि प्रांतीय जनगणना के आंकड़ों में हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जा सके। बंगाल में राजवंशियों और नामशूद्रों के बीच ऐसे प्रयास हुए। तो कुल मिलाकर चाहे आलोचना हो या बचाव, जाति भारतीय बुद्धिजीवियों और नेताओं के मन पर छाई हुई थी। बिल्कुल। और ये बहसें सिर्फ बौद्धिक नहीं रहीं। इन्होंने राजनीति के मैदान में जातियों के पुनर्निर्माण, रिकास्टिंग कास्ट को भी प्रभावित किया, जो हमारा अगला सेक्शन 25.6 है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे ये विचार राजनीतिक कार्रवाई में बदले? देखिए, जैसा हमने देखा, ज्यादातर भारतीय बुद्धिजीवी और नेता जातिगत उत्पीड़न की निंदा कर रहे थे। वे इसे भारतीय समाज के पिछड़ेपन का प्रतीक, प्रगति में बाधक और महिलाओं की अधीनता के लिए जिम्मेदार मानते थे। और राष्ट्रीय एकता के लिए भी खतरा मानते हाँ, थे। इसकी विभाजनकारी प्रकृति की वजह से इसे राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में बाधा माना गया। 19वीं और 20वीं सदी में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की ये आलोचना धीरे धीरे राजनीतिक रूप लेने लगी। लोगों ने सोचना शुरू किया कि औपनिवेशिक शासन के तहत जो नया राजनीतिक स्थान उभर रहा है, उसमें जाति के साथ कैसे निपटा जाए। इसी में सबसे पहले बात आती है गैर ब्राह्मणवाद की आधुनिकता की। जी, जो पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से सक्रिय बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सार्वजनिक स्थान या पब्लिक स्फीयर के नए रास्तों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वे सार्वभौमिक अधिकारों और नागरिकता की भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन ये आधुनिक भाषा जातिग्रस्त भारत की सच्चाई से मेल नहीं खाती थी। बिल्कुल। और जब जनगणना के आंकड़े आए तो ये भी साफ हो गया कि पश्चिमी शिक्षा पाने वालों में ज्यादातर कौन लोग हैं। पश्चिमी भारत और गंगा के उत्तरी मैदानों में ये ज्यादातर ब्राह्मण और दूसरे सेवा समूह थे, जिनकी शिक्षा और नौकरियों में जाने की परंपरा थी। और छोटी नौकरियों और नगर पालिकाओं पर भी इन्हीं का दबदबा था। हाँ, निम्न स्तरीय नौकरशाही और 1880 के दशक में बनी रिपन सुधारों के तहत बनी नगर पालिकाओं पर भी इन्हीं जातियों का वर्चस्व था। इसी संदर्भ में गैर ब्राह्मणवाद एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें सेवा, वाणिज्यिक और कृषि जातियों के साथ साथ कारीगरों और अन्य निम्न जाति के शिक्षित कार्यकर्ता भी शामिल थे। और इसका सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले का आता है। हाँ, ज्योतिबा फुले 1827 से 1890। उन्होंने 1850 के दशक से ही ब्राह्मण विशेषाधिकार और वर्चस्व के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने ब्राह्मणवादी रीति रिवाजों के अनुकरण को खारिज किया और ब्राह्मणवाद पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आर्यन आक्रमणकारी सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये बताने के लिए कि ब्राह्मण बाहरी हैं और मूल निवासी शूद्र अति शूद्र हैं। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी निम्न जातियों के लिए एक नई सामूहिक पहचान बनाना, शूद्र अति शूद्र। उन्होंने मराठा योद्धा और कृषि परंपराओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया और सभी निम्न जातियों के लिए क्षत्रिय स्थिति का दावा भी किया। लेकिन क्या ये जाति आधारित दावे पे वापस जाना नहीं था? हाँ, ये एक संभावित कमी मानी जा सकती है, लेकिन फूले की आलोचना सिर्फ नौकरियों के एकाधिकार तक सीमित नहीं थी। ये शूद्र जातियों के सामाजिक अधीनता और उनके भौतिक और सांस्कृतिक उत्पीड़न के बारे में एक व्यापक चेतना जगाने का प्रयास था। और मद्रास में जस्टिस पार्टी? हाँ, मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस पार्टी उभरी। इसके नेता थे टी.एन. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदलियार। ये गैर ब्राह्मण पेशेवर मध्यम वर्गों के लिए प्रांतीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों और शिक्षा, सरकारी नौकरियों वगैरह में रियायतों की मांग कर रहे थे। और फिर पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन। हाँ, ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार कहा जाता है, उन्होंने 1926 में आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। उनका रास्ता जस्टिस पार्टी से भी ज्यादा कट्टरपंथी था। किस मायने में? वो जाति को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करते थे। उन्होंने विवाह और अन्य रस्मों के नए रूप सुझाए, धार्मिक विश्वास और पूजा पाठ की तीखी आलोचना की, ब्राह्मणों और ब्राह्मणवादी विचारधारा पर सीधा हमला किया, जैसे पुजारियों और मूर्तियों को जूतों से पीटना, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को जलाना। वो पूर्ण नास्तिकता के पक्षधर थे। तो ये जो गैर ब्राह्मण आंदोलन थे, क्या ये सिर्फ औपनिवेशिक दौर की उपज थी? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इनकी जड़ें गहरी थीं। क्षेत्रीय लोक संस्कृतियों में ब्राह्मणों के प्रति व्यंग्य और शत्रुता के भाव पहले से मौजूद थे।
फिर आधुनिक हिंदू सुधारवादी शिक्षाओं का भी असर था। स्थानीय भाषाओं में साक्षरता बढ़ रही थी और ब्राह्मणों के पारंपरिक अधिकार के प्रतिरोध के संदर्भ में क्षेत्रीय पहचान की जागरूकता भी बढ़ रही थी। और विचारधारा अक्सर पारंपरिक भक्ति विश्वास और आर्यन नस्ल के सिद्धांत का एक मिश्रण होती थी, जिसे उन्होंने अपने ढंग से इस्तेमाल किया ये दिखाने के लिए कि स्वदेशी द्रविड़ लोग बाहरी ब्राह्मणों से अलग और श्रेष्ठ हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी आदर्श और गांधी जी की अस्पृश्यता की आलोचना की। 25.6.2 कांग्रेस का क्या रुख था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने शुरू में बहुत सतर्कता बरती। 1917 में पहली बार एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें जातिगत अक्षमताओं को दूर करने की बात कही गई। 1920 के असहयोग आंदोलन के संकल्प में भी इसे दोहराया गया। तो दलित वर्गों की अक्षमताओं को दूर करना एक राष्ट्रवादी प्राथमिकता बनी? हाँ, बनी। लेकिन कांग्रेस का जोर स्वैच्छिक धार्मिक समाधानों पर ज्यादा था। वो हिंदू धार्मिक नेताओं से आग्रह करते थे कि वो हिंदू धर्म में सुधार करें। राज्य द्वारा कानून बनाने या कोई और कार्रवाई करने पर जोर नहीं था। और गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था? गांधी जी ने 1920 के दशक से अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने इसे शैतानी प्रथा कहा। उनका तरीका भी मुख्यतः धार्मिक और नैतिक अपील का था। उन्होंने मंदिर प्रवेश अभियानों का समर्थन किया, जैसे वाइकोम सत्याग्रह 1924-25। लेकिन क्या वो जाति व्यवस्था के खिलाफ थे? शुरू में उन्होंने जातिगत मतभेदों को कम करके आंका और वर्ण व्यवस्था की जैविक एकता और सद्भाव पर जोर दिया, पदानुक्रम पर नहीं। वो मानते थे कि हर वर्ण का अपना काम है और सब मिलकर समाज को चलाते हैं। लेकिन 1940 के दशक तक आते आते उन्होंने जाति के पूर्ण त्याग का आह्वान किया। उन्होंने हरिजन सेवक संघ भी बनाया 1932। हाँ, हरिजन सेवक संघ। इसका एक उद्देश्य अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों में स्वच्छता और सामाजिक औचित्य की आदतें डालना भी था, जैसे उन्हें ताड़ी पीने, मांस खाने और अनुचित यौन भोगों से दूर करना। उनका एक आदर्श था सुधरा हुआ साफ सुथरा भंगी। नेहरू और कांग्रेस के समाजवादी नेताओं का क्या विचार था? नेहरू और बोस जैसे नेता जातिविहीन और समतावादी राष्ट्र की कल्पना करते थे। कराची संकल्प 1931 में लोकतांत्रिक राजनीति और औद्योगिक आधुनिकीकरण का आदर्श रखा गया, जिसमें जाति का कोई जिक्र नहीं था। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण से जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। हाँ, उन्हें लगता था कि औद्योगिकरण या राज्य के कानून बनाने से जाति समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाति उन्मूलन के लिए उनके पास कोई विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम या रणनीति नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना में इस पर जोर दिया था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने जोर दिया कि नए भारत में जाति का उन्मूलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय को जाति के आधार पर राष्ट्र के लिए हथियार उठाने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय सेना INA में अंतर सांप्रदायिक और अंतर जातीय भोजन का आह्वान किया, और यही जाति विहीन समतावाद की प्रतिबद्धता हमें 1950 के भारतीय संविधान में भी दिखाई देती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण आवाज डॉक्टर BR अंबेडकर और उनका जाति का विनाश का विचार 25/6/2। हाँ, अंबेडकर का दृष्टिकोण इन सब से अलग और कहीं ज्यादा तीखा था। उन्होंने एक आधुनिक लोकतांत्रिक विचारक के नजरिए से जाति पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जाति सामाजिक न्याय, समानता और सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा है। उनके शुरुआती काम किस पर केंद्रित थे? शुरुआत में उन्होंने अस्पृश्यों के लिए शैक्षिक पहुंच पर जोर दिया। महारों द्वारा पारंपरिक बेगार और गांव के काम करने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने जबरन मंदिर प्रवेश और स्वच्छ जाति के प्रतीकों जैसे साफ कपड़े पहनना, कुओं से पानी लेना का उपयोग करने की वकालत की। कालाराम मंदिर प्रवेश और महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व भी किया। हाँ, नासिक में कालाराम मंदिर प्रवेश अभियान 1930 और महाड़ टैंक महाराष्ट्र से अस्पृश्यों द्वारा पानी खींचने का सत्याग्रह, ये उनके महत्वपूर्ण संघर्ष थे। और 1927 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति जलाई। उन्होंने जाति की औपनिवेशिक और स्वदेशी व्याख्याओं को कैसे देखा? उन्होंने दोनों को खारिज कर दिया, चाहे वो नेस्फील्ड का व्यावसायिक भेदभाव का सिद्धांत हो या रिजले का नस्लीय वर्गीकरण। और उन्होंने उन स्वदेशी विचारकों के जाति के आदर्श चित्रण को भी नकारा जो इसे एक सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था बताते थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। जी हाँ, ये जाति व्यवस्था पर शायद सबसे शक्तिशाली और तार्किक हमला है। इसे मूल रूप से एक भाषण के तौर पर लिखा गया था जिसे उन्हें लाहौर में जात-पात तोड़क मंडल के सम्मेलन में देना था, लेकिन आयोजकों ने इसके कंटेंट पर आपत्ति जताई
और भाषण हो नहीं पाया। बाद में अंबेडकर ने इसे खुद प्रकाशित किया। अंबेडकर ने राजनैतिक रास्ते का भी इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने औपनिवेशिक सार्वजनिक स्थान और संवैधानिक राजनीति द्वारा मिले अवसरों का भरपूर उपयोग किया। उनके राजनीतिक विकल्प उनके अपने जीवन के अनुभवों और जो नई निम्न जाति पहचानें बन रही थीं उनसे जुड़े थे। उन्हें भविष्य को लेकर चिंता थी। हाँ, वो औपनिवेशिक संवैधानिक व्यवस्थाओं और भविष्य के लोकतांत्रिक संस्थानों के अस्पृश्यों के भाग्य पर पड़ने वाले राजनीतिक प्रभावों को लेकर बहुत आशंकित थे। उन्होंने 1930 में नागपुर में कहा था कि भारत के अस्पृश्य गुलामों के गुलाम हैं जो औपनिवेशिक राज्य और हिंदू धर्म के दोहरे उत्पीड़न को झेल रहे हैं। और इसी अविश्वास के कारण उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। हाँ, गांधी और औपनिवेशिक शासकों पर अविश्वास ने ही उन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग रखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन फिर पूना पैक्ट हुआ। हाँ, गांधी जी के आमरण अनशन के दबाव में पूना पैक्ट समझौता हुआ। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल तो नहीं मिला, लेकिन दलित जाति के उम्मीदवारों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का अनुपात बढ़ा दिया गया। इस समझौते का क्या महत्व था? इसने एक तरह से समुदायों के लिए चुनावी प्रतिनिधित्व की धारणा को स्वीकृति दे दी और इसने औपनिवेशिक राज्य को एक नया काम दिया, जाति आधारित निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित करने का। यहीं से अनुसूचित जाति शब्द प्रचलन में आया। अंबेडकर ने बाद में पार्टियां भी बनाई। हाँ, उन्होंने स्वतंत्र मजदूर पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936-39 बनाई, जिसके जरिए उन्होंने गैर ब्राह्मण किसानों और मजदूरों को एकजुट करने की कोशिश की। लेकिन बाद में वो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1942 की छत्र छाया में वापस आ गए और उन सभी लोगों के साझा हितों की वकालत करने लगे जो धार्मिक अशुद्धता के कारण अक्षमताओं से पीड़ित थे। तो ये थी अंबेडकर की लड़ाई, जिसने जाति के सवाल को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। अब हम इस पूरी चर्चा के सारांश 25.7 पर आते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जाति कोई स्थिर चीज नहीं रही है। ये हमेशा बदलती रही है, तरल रही है। वर्ण और जाति दोनों को भारतीय इतिहास में लगातार नया रूप दिया गया है, रीइन्वेंट किया गया है। दूसरी बात, उपनिवेशवाद की भूमिका। हाँ, उपनिवेशवाद ने कानून और प्रशासन के जरिए ब्राह्मणीय मानदंडों को मजबूत जरूर किया, लेकिन ये सब उसमें शून्य में नहीं किया। ये काफी हद तक उपनिवेशवाद से पहले की विरासतों पर भी आधारित था। और तीसरी अहम बात, भारतीयों की अपनी भूमिका। बिल्कुल, औपनिवेशिक शासन ने जो एक नया सार्वजनिक क्षेत्र बनाया, उसने भारतीय कर्ताओं, चाहे वो सुधारक हों, राष्ट्रवादी हों या जाति विरोधी कट्टरपंथी, उन्हें संगठित होने और जातिगत पहचानों को नए सिरे से गढ़ने, उन्हें नया आकार देने का मौका भी दिया। और हमने देखा कि कितने अलग अलग दृष्टिकोण थे। हाँ, प्राच्यवादी थे जो ग्रंथों पर और ब्राह्मणों पर केंद्रित थे। मानवशास्त्री थे जिन्होंने नस्ल, व्यवसाय जैसे अलग अलग आधारों पर जाति को देखा और उनमें भी काफी विविधता थी। फिर राष्ट्रवादी थे जिनमें सुधार और संरक्षण की बहस थी। गैर ब्राह्मण आंदोलन थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी विशेषाधिकारों को चुनौती दी और राजनीतिक लामबंदी की। और फिर गांधीवादी दृष्टिकोण था जो नैतिक और धार्मिक सुधार और एकता पर जोर देता था। और अंत में अंबेडकरवादी दृष्टिकोण जो जाति की बुनियाद पर ही सवाल उठाता था और राजनीतिक अधिकारों की मांग करता था। ये सारे दृष्टिकोण मिलकर जाति के अध्ययन को इतना जटिल और बहुआयामी बनाते हैं। वाकई एक बहुत ही विस्तृत और गहरी चर्चा रही। हमने देखा कि कैसे जाति का मुद्दा सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं है, बल्कि इसने हमारे वर्तमान को, हमारी राजनीति को, हमारे समाज को गहराई से शेकल दिया है। बिल्कुल। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ को समझना अत्यंत आवश्यक है। GS1 में भारतीय समाज और आधुनिक इतिहास दोनों के लिए बुनियाद प्रदान करता है और निबंध में भी इस समझ का उपयोग किया जा सकता है। हाँ, इस पूरी चर्चा को, इन सभी दृष्टिकोणों और घटनाओं को ठीक से आत्मसात करने के लिए शायद श्रोताओं को इसे दोबारा सुनने की जरूरत पड़े। महत्वपूर्ण नाम, अवधारणाएं, सिद्धांत, किताबें, घटनाएं, इन्हें नोट करना बहुत फायदेमंद रहेगा। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर समकालीन भारत और इसके सामाजिक राजनीतिक ताने बाने को समझने के लिए भी अनिवार्य है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने यूनिट 25 के जरिए ये समझने की कोशिश की कि नए ऐतिहासिक संदर्भ में जातियों का अध्ययन क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की इन परतों का आज भी हम पर कितना असर है और भविष्य में जाति का स्वरूप क्या होगा।
क्या ये कभी खत्म हो पाएगी जैसा अम्बेडकर चाहते थे? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। निश्चित रूप से। तो अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण, ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आपके क्या विचार हैं, कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं। और हाँ, सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।